अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा उमर और आज आप सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल हमने एक शो किया था जिसमें हमने आपको बताया था, सबको पता ही है, MV अल्बीडो एक शिप बहरी जहाज़ जिसको सोमाली कज़ाकों ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, जिनको एक अखराजात की एक रकम देनी थी। कल उसकी आखिरी डेट थी, 15 मई उसकी डेडलाइन थी और कल तक भी 13 करोड़ उनके पास कम थे उस रकम से जो देनी थी, सोमाली कज़ाकों को भिजवानी थी। और पूरी यहाँ फैमिलीज़ यहाँ बैठी हुई थी जिनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहाँ क्रू, पाकिस्तानी क्रू का हिस्सा हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थे क्योंकि आखिरी दिन था और पैसे नहीं इकट्ठे हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमने आपसे अपील की, आवाम से अपील की कि भाई जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आए, डोनेशंस की अमाउंट्स आए, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको सदर ज़रदारी ने खुद इंस्ट्रक्शंस दी कि प्लीज़ हेल्प करें, उन्होंने उठा के ये रकम जितनी शॉर्टफॉल थी 13 करोड़ की रकम की वो दे दी। मलिक रियाज उनका नाम है और वो रकम पूरी हो गई और कल सोमाली कज़ाकों को कांटेक्ट किया गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पूरा जो अमला जो जहाज़ का है और पूरा जहाज़ वापस आ जाएगा। अब उनको टाइम लगेगा वापस आने में, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल हमें बिल्कुल उम्मीद तो थी लेकिन सोच नहीं सकते थे कि सोल्यूशन इतनी आसानी से मिल जाएगी, बिकॉज़ कल बहुत ही एक ऐसी अफसरदा सी सिचुएशन थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। सो गुड न्यूज़, ये सोल्यूशन जो है वो कल मिल गई जब 2 बजे वो गवर्नर हाउस गए एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पूरा अमला जो है, कैप्टन जो है वो वापस आ जाएंगे और हम अपने शो में भी बुलाएंगे कैप्टन साहब को, जो जिनकी वाइफ और उनकी बेटी भी यहाँ थी हमारे शो पे कल, उनको बुलाएंगे और उनसे पूरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। और आज भी हम कुछ अपने मुल्क के बारे में कुछ सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ बहुत अनसंग हीरोज़ हैं हमारे मुल्क में। बहुत ऐसे भी हीरोज़ हैं जिनको ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जो इतना काम कर रहे हैं, जो इतने एफ़र्ट्स कर रहे हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ चंद नाम हैं जो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनके नाम ज़्यादा नुमायाँ होते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म उनको अच्छे मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको वो अप्रिसिएशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो मे बी दे डोंट नो द राइट पीपल जिनके थ्रू उनको वो रिकग्निशन मिले, या फिर वो इतने मगन होते हैं अपनी जद्दोजहद में और अपने काम में कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनको प्रमोशन मिल रही है या मीडिया पे उनका नाम चल रहा है या नहीं चल रहा। उनकी एक मिशन होती है, उनका एम होता है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, हमने अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आज बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे ही लोगों को आपको उन लोगों से मिलवाएंगे। लेकिन अभी चल के देखते हैं एक पैकेज जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट, स्क्वॉश, हॉकी हो, कोई और शोबा हो। तो आइए चल के एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, वापस आते हैं। महाज चाहे जो भी, मुकाबला कितना ही कठिन क्यों ना हो, जब इकबाल के शाहीन इस सब्ज़ परचम को थाम कर मैदान में उतरते हैं तो बस एक ही आवाज़ आती है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। फिर चाहे मौज बढ़े या आंधी आए, अपने घर की खातिर सब सहा है हमने। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश से लेकर एटम बम बनाने तक, हम सब के दिल ने सुनी बस एक ही आवाज़, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। जाने वालों ने यही कहा, ख्याल रखना, आने वालों ने भी खूब लब्बैक कहा। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गरम करने का रहा एक बहाना। पाकिस्तान पर फख्र करो, पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दो। जी नाजरीन, ये तो एक छोटा सा पैकेज था उन लोगों का जिनको पूरी दुनिया देखती है, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, जा रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ जिन्होंने बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए, करते आ रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। कुछ देयर समबडी जो जिनका ताल्लुक़ जो हमारी यूथ है उनसे भी है। थोड़ा सा उनके बारे में बताती हूँ आपको। जिमी इंजीनियर का नाम मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी ने सुना
है, अगर नहीं सुना तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि उन्होंने जितने एफर्ट्स किए हैं उनको अगर लिस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में पूरा शो ख़त्म हो जाएगा। जिमी एंजिनियर पैदा हुए बलूचिस्तान में और पूरी दुनिया का उन्होंने नाम रोशन किया। इतनी पेंटिंग्स, कैलीग्राफीज़, अगर मैं उनकी तादाद आपको बताऊं, 1000 कैलीग्राफी के पीसेस, 2000 पेंटिंग्स और कोई 20,000 मुख्तलिफ प्रिंट्स जो हैं वो इनके काम में शामिल हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत से स्टैम्प्स भी डिज़ाइन किए हैं अपने नाम की तरह। ये वाकई जिमी इंजीनियर हैं। इन सब कामों के अलावा ये इंसानियत के लिए भी, ह्यूमैनिटेरियन जो इनके एफ़र्ट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा हैं। एक देयर इज़ अ स्पेशल स्कूल जिनसे इनका ताल्लुक़ है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वील वेलकम मी इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। उनके साथ यहाँ पे हमारे पास 3 और ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लूँ। परवीन सैयद यहाँ पे बैठी हैं, शी इज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? साथ राजा आमिर जो एक यूनिक कराटे की फॉर्म है जो फुल बॉडी कॉन्टैक्ट, उसको कहते हैं क्यूकिशन। सही नाम लिया मैंने? क्यूकिशन। ये एक कराटे की फॉर्म है जिसमें फुल बॉडी कांटेक्ट होता है। इसके इंस्ट्रक्टर हैं, 12 साल से एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल चला रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे, एक पैकेज भी आपको दिखाएंगे। और उनके साथ बैठे हैं जी मुज्तबा रफ़ीक, जिन्होंने एक बड़ी यूनिक सी चीज़ की है और वो ये है कि 8 साल की उम्र में इन्होंने एक नाम तजवीज़ किया जो सेलेक्ट हुआ। यौम तकबीर एक ऐसा दिन है, 28 मई को मनाया जाता है जब पाकिस्तान का एटम बॉम्ब जो है वो क्रिएट हुआ। उस दिन का नाम इन्होंने सेलेक्ट किया। बहुत ये यूथ के लिए, उस सेक्टर के लिए बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत NGO से इनका ताल्लुक़ है। डिफरेंट चैनल्स पे भी आप इनको देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपसे डिटेल में मैं भी सारा कुछ पूछूंगी मुज्तबा साहब कि क्या क्या आप कर रहे हैं, बिकॉज आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे यूथ के लिए। हमारी यूथ इतनी मायूस हो चुकी है, वो समझते हैं कि हम कुछ भी करेंगे एफर्ट, उसकी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लोग कोई एफर्ट ही नहीं करते, कोई उठ के, उनमें जज्बा ही ख़त्म हो गया है। आप जैसे लोगों को देख के, आप यूथ का हिस्सा हैं, लोगों में हिम्मत आती है यूथ में मेरे ख्याल में कि कुछ करें, उठ के कुछ करें। और शायद जितना हम कंप्लेन करते हैं अपने मुल्क के बारे में कि कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, शायद उसमें कुछ बेहतरी आए। जिमी इंजीनियर साहब, हाउ आर यू? बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे शो में आएँ। वी वांटेड टू एक्चुअली डू अ स्पेशल शो ऑन द स्कूल दैट यू आर कनेक्टेड टू ऑल्सो। इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई थी, आई बिलीव एंग्रो अवार्ड्स पे 1 साल पहले बैक स्टेज, डू यू रिमेंबर? जी जी। और वहाँ पे आप लोग, एंग्रो अवार्ड्स थे जहाँ पे एक स्पेशल अवार्ड था, वहाँ आइडारू के जो डेफ, डम और ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, उसके स्टूडेंट्स आए हुए थे और लाइव वो कुछ पेंटिंग्स बना रहे थे। उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी, मैं उनको गाइड कर रहा था। और आप गाइड कर रहे थे। तो जिमी इंजीनियर साहब, आप आप वहाँ पे वॉलंटरली जो है उस स्कूल के साथ आपका ताल्लुक है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, असल में मैं कई स्कूल में विजिट करता था स्पेशल बच्चों के, और इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके एंटरटेनमेंट के लिए या उनकी तफरीह के लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं है वैसे। तो मैंने कोई 11 साल पहले सोचा था कि मैं जितने यहाँ स्कूल्स हैं ना, उनके बच्चों को पब्लिक प्लेसेस में ले जाऊँगा, जैसे होटल्स बुक करूँगा, क्लब्स बुक करूँगा, क्यों वो उनका दिमाग खुले, वो बाहर निकल के देखें चीज़ें। जू है या पार्क्स है, नहीं, इसलिए कि हमारे लोगों को आदत नहीं है इंटरैक्ट करने की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग अजीब से हो जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं, सिंपैथी ज़्यादा दिखाते हैं उन्हें, और उनका अपना कॉन्फिडेंस बच्चों का शेक हो जाता है। जिस तरह अभी परसों हमने शो किया था, मदर्स डे स्पेशल जो था, उसमें कुछ बच्चे आए थे विद स्पेशल नीड्स और उनकी माएँ आई थी। इतने टैलेंटेड बच्चे, मोस्ट ऑफ देम वो ब्लाइंड, लेकिन इतने इंटेलिजेंट, इतने टैलेंटेड। और यही बात हो रही थी कि हमारे जो सोसाइटी है उसके रवैयों को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कैसे हैंडल करना है उन्हें। राइट, यही मेरी फ़िलॉसफी थी शुरू में कि जब तक हम इनको इज्जत नहीं देंगे, कोई मकाम नहीं देंगे, सिर्फ लोग अल्फाजों से बोल देते हैं कि जी स्पेशल बच्चे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्पेशल बुलाते हैं तो फिर स्पेशल नीड्स इनको दो, स्पेशल राइट्स दो, स्पेशल फैसिलिटीज़ दो, स्पेशल प्यार दो। इसीलिए मैंने इनको ना VIP बना दिया। जैसे इनके प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट नहीं होता, यही चीफ गेस्ट होते हैं।
सारे। इवन इफ पंजाब गवर्नर हाउस में मैंने किया तो दे वर द चीफ गेस्ट, गवर्नर नहीं थे, वो सिर्फ होस्ट थे। तो इसीलिए मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान ये प्रोग्राम्स किए हैं कि लोगों को महसूस हो कि ये भी है, दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट। अच्छा, कुछ फैसिलिटीज़ के हवाले से जिमी एंजने साहब बताएं कि हमारे मुल्क में आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि वो होते हैं, देयर लाइक वो स्लोप्स होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, रैम्प्स होते हैं फॉर किड्स जो व्हील चेयर्स पे होते हैं, उन लोगों के लिए और भी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, में लिफ्ट्स होते हैं, हाँ, और डिसेबिलिटीज़ के वो बाथरूम्स होते हैं स्पेशल। हमारे मुल्क में इस तरह की कोई फैसिलिटेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए ना, हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप स्पेशल बच्चे तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा था मैं कि लोगों को एहसास हो। अब काफ़ी लोग आगे आके उनको हेल्प कर रहे हैं और उनको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं समझता हूँ एफर्ट हमें डालनी पड़ेगी। और कितनी आपने प्रोग्रेस इन बच्चों में देखी है, कितना टैलेंट देखा है, थोड़ा सा उसका भी बताइए। 11 साल में कोई 140 से ज़्यादा प्रोग्राम मैंने किए हैं इनके लिए, और श्रीलंका में भी कुछ किए। ये पेंट भी कर लेते बहुत अच्छा, बिल्कुल, हमने उनका काम देखा भी, लेते एक्ट भी कर लेते, यानी इनमें क्वालिटी सारी है, सिर्फ इनको एनकरेजमेंट की जरूरत है। और इनमें जज्बा हमसे ज्यादा है जी, जो आम लोग होते हैं उनसे ज्यादा जज्बा है उनमें, और प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो मैं इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। एक्सीलेंट। आई कीप प्रोवाइडिंग देम प्लेटफॉर्म एंड आई होप फॉर दैट डे कि जब हुकूमत भी जाग जाएगी, लोग भी जाग जाएंगे और उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो आपका एक ही इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक है या आप डिफरेंट जगहों पे? किसी एक इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक नहीं, मैं सारे इंस्टीट्यूशन जहाँ से मुझे पता चलता है मैं उनको प्रमोट करता हूँ, कि बच्चों को प्रमोट करता हूँ। और इट्स नॉट मेरा इंस्टीट्यूशन में कुछ ताल्लुक नहीं होता, आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस जिसकी वजह से दूसरे लोग आगे आके उनकी हेल्प कर सकें। एक्सीलेंट। परवीन साहिबा, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, बड़े कम लोगों को पता होता है कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में। माइक, सॉरी। भाई, फिलैंथ्रोपी बेसिकली होती है द स्टडी ऑफ पीपल, इंसानों के बारे में जानना, उनकी कैरेक्टर, उनकी मिजाज, उस सब के बारे में। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्या? आम लोग आपके घर के बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके अजीज़ व अकारीब हैं, आपके पड़ोसी हैं, सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपका किरदार उनके साथ क्या है? आप अगर आम लोगों की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं तो फिर आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए हर डिफरेंट सेक्टर के साथ? देखिए, इसमें कोई सेक्टर नहीं होता ना, इंसानियत में कोई सेक्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अच्छा जी हमारे नेबर्स हैं, हमसाए हैं, उनके साथ इस तरह का उनके तमाम ज़रूरतों में शामिल, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। वालिदैन का हक तो आप अदा ही नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी आप उनकी खिदमत करें, उनके सामने आप रहें, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, आप उनकी मतलब आप किसी तौर पर भी आप वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। आपके बहन भाइयों को देख लें, आपके बहन भाइयों के साथ आपका रवैया कैसा है। किसी ने नाराज़गी कर दी, जो हम नहीं बोल रहे, इसने हमारा दिल दुखा दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मिजाज बनाता है कि जब वो अपने बंदों के लिए कोई काम किसी इंसान से लेने लगता है तो उसका मिजाज वैसे ही नरम बना देता है। जैसे मेरा रब रहमान और रहीम है, करीम है, वो तमाम चीज़ें, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम एग्रेसिव हो रहे हैं, हम लोगों से रूडली बात करें, तो लोगों में और आम लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अच्छा अमल, अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के इंसानों के काम आए, उनके हर दुख दर्द में शरीक रहे। तो फिलैंथ्रोपी के थ्रू आप मतलब कुछ बताइए कि क्या स्टेप्स? देखिए, मैंने तो मेरे वालिदैन बताते हैं कि मेरा जो मैं छोटी सी थी, जब से मेरा नेचर यही है कि मतलब ना कभी किसी के साथ बदतमीज़ी, ना कोई ऐसी चीज़, कोई बुज़ुर्ग मिल गया तो सर दबा दिया, पाँव दबा दिया, ये शुरू का था। लेकिन अब मैं जो काम कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है
कि मैं ये समझती हूँ कि इंसान की जो अव्वलीन ज़रूरत है वो 2 वक्त का खाना है। और इस महंगाई में और बेरोज़गारी में इंसान जो आम डेली वेजेस पे काम करने वाला मजदूर है या एक क्लर्क है या बिल्कुल नामुमकिन हो गया। तो मैंने आज से 11 साल पहले एक खाना घर की बुनियाद रखी थी। उसमें मैंने 2 रुपए में खाना देना शुरू किया था। अगरचे 2 रुपए में खाना नहीं आता, लेकिन लोग खरीद के खा रहे होंगे। आज में ये फीलिंग नहीं होगी कि हम मुफ्त का चैरिटी खा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और, ये और आज मतलब आज 1 साल 1.5 साल हो गए मुझे 3 रुपए किए हुए कि इतनी महंगाई में जाहिर है मेरे कोई है नहीं पीछे बैकग्राउंड में कि जी कोई सपोर्ट है कोई है, लेकिन जो भी किया मैंने अपने घर से शुरुआत की। अपने घर से किया अकेले की अपने हस्बैंड के साथ। और वो शुरुआत की, सोचा चंद लोगों तक पहुंच सकेंगे, चंद लोगों की भूख को मिटा सकेंगे। लेकिन मेरे रब को यकीनन ये काम पसंद आया। आज मेरे माशाल्लाह 2 खाना घर हैं। और किधर ज़रा प्लीज़ बताइए। हमारा एक खुदा की बस्ती में मेन खाना घर है जो सुबह से रात तक खुला रहता है। अच्छा, तीनों वक्त जी जी नाश्ता हो? नहीं, नाश्ता। अच्छा, खाना और रात का खाना। ठीक है। दरमियान में जितने लोग आ सकते हैं और अल्लाह में कोई भी जा सकता है। और कभी ऐसा हुआ कि कम पड़ जाता है और लोग? मेरे इसमें तजर्बे में नहीं आया, मेरे तजर्बे में नहीं आया। मैंने अगर थोड़ा सा भी बनाया तो अल्लाह ने उस पर इतना बरकत डाली कि मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर दोपहर के खाने के बाद ख़त्म भी हो जाता है तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि शाम की तैयारी हम कर लेते हैं। इसी तरह कोरंगी में है हमारा, और 3 पिकअप पॉइंट्स बनाए। क्योंकि लेकिन ये बना कौन रहा होता है खाना? अब आपने लोग एम्प्लॉय किए होंगे। जी जी, शुरू में तो आपने आपके हस्बैंड ने शुरू किया। जी जी, ठीक है। तो वो फिर खाना बन के डिलीवर हो रहा होता है? हाँ, वहाँ डाले होते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, लेकर भी जाते हैं। और उनमें ख़ास तौर पे मैं उन वालिदैन के लिए भी बड़ा काम करती हूँ जिनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ओल्ड पीपल जैसा आप कह रही हैं, कोई होम है इस तरह का? नहीं, उनकी ज़रूरियात क्या है? 1 टन पे कपड़ा होना चाहिए। तो ये कहाँ आपको ये लोग, आप कहाँ जाके इन लोगों को तलाश करती हैं? कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं। मेरा खाना घर जहाँ है, बिल्कुल जाहिर है वहाँ पूरी आबादी ही गरीबों की है। जिस इलाकों में, जिस गोठों में मैं काम कर रही हूँ वहाँ आपको अब पाकिस्तान में लेकिन बात ये ना कि वो आपको पता कैसे चलता है कि जी इस इलाके में ये लोग हम काम कर रहे हैं? ठीक है, वहाँ तो पूरी कम्युनिटी ही गरीबों की है ना। वहाँ आप कोई ये नहीं कर सकते कि ये अमीर है ये गरीब है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ उन वालिदैन की जिनको बच्चे छोड़ के चले गए। वो हमसे राब्ता भी करते हैं या हमें कोई इत्तला देता है कि ऐसे वालिदैन वहाँ हैं, ठीक है, तो हम उनके पास जाते हैं, उनको प्यार करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं। लेकिन मुसी परवीन साहिबा, उनके पास तो घर भी नहीं होता रहने के? नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जैसे खातून है, वो कभी किसी के घर में होती हैं, अकेली हैं, कोई है नहीं आगे पीछे। ऐसे बहुत सारे ज़ईफ हैं जो बीमार हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हम गए थे अभी रिसेंटली एक ओल्ड पीपल्स होम में, और उनकी स्टोरीज सुन के ऐसी अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे लोग, और सारी उनकी जायदादें बच्चों ने हड़प करके गायब। बिल्कुल यही हो रहा है इस वक्त। वो इतने एजुकेटेड थे एक साहब, और वो कह रहे थे कि बिल्कुल ही सदमे से उनका दिमाग जो है वो बैलेंस नहीं था। एक वालिदैन अपने 5-6 बच्चों को बहुत आसानी से पाल पोस के बड़ा करता है, और हम एक या दो मतलब हम इतने सारे बहन भाई मिलकर अपने वालिदैन को वो खुशी नहीं दे सकते। उनका रुतबा, उनके जो चीज़ें हैं वो हम तो ज़िंदगी, वो एक पल जो उन्होंने हमें पैदा करते वक्त तकलीफ़ सही, वो क्या हम रिटर्न में दे सकते हैं उनको? नहीं दे सकते। हम तो सारी ज़िंदगी उनकी दुआएं लें तो आज आप कुछ कर सकते हैं। ये मेरे वालिदैन की, मेरे सास ससुर की दुआएं थी कि जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हम आप दोनों की तरफ आते हैं, और हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन बहुत टाइम है, 1 मिनट है। 1 मिनट है तो ब्रेक के बाद ही गुफ्तगू शुरू करते हैं, राइट? वरना मैं नहीं चाहूँगी कि बीच में ख़त्म हो। नाज़रीन, हमें कॉल कर सकते हैं 021322708661 से लेके 66 तक आप कॉल करें, और कोई सवाल हैं, कुछ इन लोगों से आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, या किसी और ऐसे इंसान के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं जो कुछ कर रहे हैं ये सोचे बगैर कि हमें इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टोरीज शेयर करें। या आप इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, और ब्रेक के बाद जो है राजा आमिर साहब और मुज्तबा रफ़ीक साहब से हम बात करेंगे उनके काम के बारे में, और हमारे साथ जिमी एंजने साहब और परवीन सैयद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते रहेंगे। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। ये वक्त है मेरा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और हमारे पास एक कॉलर है लाइन पे, शायान फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओहो, कॉल कट गई। शायान साहब प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं फिर से कॉल कीजिए। आई थिंक आपकी कॉल जो है वो कट गई है। एनीवेज, हम अपने बाकी दो गेस्ट की तरफ आते हैं जिनसे हमने अब बात करनी है। राजा आमिर साहब, थोड़ा सा बताइए कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ कराटे है। एक पैकेज भी है हमारे पास जो आपके स्कूल आके शूट किया, वो दिखा दें पहले थोड़ा सा। जी, पैकेज तैयार है दिखाने के लिए? हम दिखा सकते हैं या पहले हम राजा साहब से बात करें? पैकेज देखते हैं और उसके बाद बात शुरू करते हैं। चोट तो नहीं लगती कि प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं, कहते हैं कि आपस में फिट इतने हो जाते हैं कि प्रैक्टिस ऐसी माशाल्लाह कराई जाती है कि जिससे लगे भी ना और इससे स्टमक भी मजबूत रहे, हार्ड रहे। क्यूकेशन कराटे फुल बॉडी कॉन्टैक्ट कराटे, इसमें विदाउट एनी सेफ्टी, विदाउट ग्लव, विदाउट सेफ्टी ये कराटे स्टाइल है। फ्री हैंड्स, एम्प्टी हैंड्स कराटे स्टाइल है। इसके अंदर जो भी हमारी प्रैक्टिस है टोटल स्ट्रॉन्ग पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं। और जो हमारे फाइट टूर्नामेंट्स अरेंज होते हैं इनमें जो हमारी रिंग फाइट होती है टोटल जो है ये होती है विदाउट सेफ्टी। शौक की वजह से अपने आते हैं, हर कोई यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है एज इट लुक, बट इसके लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए, काफ़ी सब्र होना चाहिए। ये स्टाइल जापान का है और इसका मतलब अल्टीमेट ट्रुथ, जो बहुत ज़्यादा सच्चाई जो आपने देखी है। टाइल ब्रेक की हमने और स्टोन ब्रेक जो तोड़े हैं स्टमक के ऊपर, उसके ऊपर जो फाइट वगैरह जो देखी रियलिटी हमने सब कुछ करते हैं। जी व्यूअर्स, आपने थोड़ा सा विजुअली भी देख लिया कि ये क्या फॉर्म है कराटे की और कितनी टफ है और क्या क्या जो है वो कठिन इनको स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है। अब थोड़ी सी राजा आमिर से बात करते हैं। आप खुद बताइए प्लीज़ कि ये फॉर्म ऑफ कराटे जो है फुल बॉडी कॉन्टैक्ट, क्या बाकी फॉर्म्स में नहीं होता फुल बॉडी कॉन्टैक्ट? ये फुल बॉडी कॉन्टैक्ट सिर्फ क्यूकेशन में होता है। ठीक है, क्यूकेशन ये नाम कहाँ से आया है, कहाँ से निकला? क्यूकेशन जापान से है रिलेटेड। ठीक है। इसके बानी फाउंडर मासोयामा है और पाकिस्तान में इनामुल्लाह खान साहब हैं। ठीक है, इनामुल्लाह खान साहब। ठीक है, तो ये जापान से रिलेटेड है, वहाँ से हमने मतलब सीखा है। पाकिस्तान में इनामुल्लाह खान। अच्छा, लेकिन आपने जापान जाके ट्रेनिंग हासिल की या यहीं? नहीं, पाकिस्तान में इनामुल्लाह खान साहब। इनामुल्लाह खान साहब से की। किस उम्र में आपने शुरू किया ये? मैंने 18 साल की उम्र में से। अच्छा, और किसी ने सजेस्ट किया आपको या खुद आपके अंदर से था कि मुझे तो जी कराटे एक्सपर्ट बनना है? नहीं, मेरे टीचर हैं ताहिर इकबाल, उनको देख के आपने कहा अच्छा। तो थोड़ा सा बताइए कि कितनी मुश्किल थी इसकी ट्रेनिंग, फिर ये जो स्कूल आपने शुरू किया इसका नाम कहाँ क्या है और कहाँ पे है सिचुएटेड ये स्कूल? ये हमारा अख्तर कॉलोनी में है। वहीं पे मेरे टीचर ताहिर इकबाल थे, उन्हीं को देख के मैंने शुरू किया था। और कोई भी आ सकता है जिसका दिल चाहे कि जी किसी भी एज पे? जी, मतलब अगर एक 50 साल के आदमी को एकदम से जज्बा है कि जी मैं कराटे सीखना चाहता हूँ तो उनके लिए फीजिबल है? इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं। अच्छा, ठीक है। नहीं, सुना यही है कि जितनी यंग एज से आप आए ऑब्वियसली आपकी बॉडी उतनी जल्दी ट्रेन होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी भी उम्र का इंसान जो है जब भी दिल चाहे अपनी। जी। अच्छा, बेसिकली ये फॉर्म है सेल्फ डिफेंस की या स्ट्रेंथ जी आप बिल्ड करते हैं? क्या आप डिफाइन? इसमें सेल्फ डिफेंस भी है और अपना दिफा के लिए होता है इंसान। तो यहाँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो हर इंसान को ये सीखना चाहिए और औरतों को भी। तो लड़कियों के लिए भी कुछ है? जी, लेडीज भी हैं। अच्छा, लेडीज का भी है। एक्सीलेंट भाई, ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि इस फॉर्म के बारे में हमें कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? इसमें हमारा फुल बॉडी कॉन्टैक्ट है। इसमें हम बगैर सेफ्टी के फाइट्स करते हैं।
बगैर सेफ्टी के? जी। तो इसमें तो हादसात होते होंगे या कुछ चोटें भी लोगों को नहीं, लगती हैं? इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि इंशाल्लाह कोई नहीं होता। अभी आपके सामने मैंने डेमो पेश किया था। ये पाकिस्तान में अभी इस तरह की किसी ने भी गाड़ी अपने ऊपर से नहीं गुजरवाई जो अभी मैंने अपनी बिल्कुल। गुजरवाई। वो आप थे लेटे हुए? जी। ओह माय गॉड। अच्छा, तो मुझे बताएं, इंटरनेशनली भी जाके आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है किसी कराटे? जी, मैंने 2005 में सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी बांग्लादेश में पहले। उसके सिलसिले में क्यूकिशन की टूर्नामेंट्स हुआ था, जिसमें मैंने ओपन वेट में फर्स्ट पोजीशन ली थी। माशाल्लाह। और फिर 2007 में जाके नेपाल में हुई थी, उसमें भी अपने, और यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग जो भी जाते हैं अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कहा जा रहा है मेरे कान में? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो टाइकोंडो है, एक और फॉर्म है कराटे की, ज़्यादातर हम उसी के बारे में सुनते हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? टाइकोंडो टच सिस्टम है। अच्छा। मतलब टच पॉइंट पे स्पोर्ट्स फाइट में, हमारा स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं आता कि हमारा फुल कॉन्टैक्ट, मतलब स्टोक देते हैं, हमारा जब तक नॉकआउट नहीं हो फाइट जीती नहीं जाती। जिमी साहब, आपने कभी कराटे या कोई इस तरह की कोई स्पोर्ट या कुछ कभी प्रैक्टिस की, कभी खेली? प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन शौक से देखता हूँ मैं। शौक से देखते हैं? वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं या कराटे के में होते हैं तो वो शौक से देखते हैं, क्योंकि हमें हर स्पोर्ट्स को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अच्छा, तो वो टच सिस्टम है, इसमें फुल बॉडी कॉन्टैक्ट है। तो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है ये फॉर्म पाकिस्तान में? ज़्यादा नहीं लोगों को इसके बारे में पता, क्यों? इसलिए कि मतलब हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। हुकूमत और गेमों पे ज़्यादा सपोर्ट मतलब करती है, क्रिकेट होगी, हॉकी होगी, तो एक ये हो गया मार्शल आर्ट की तरफ। लेकिन आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट तो इस फॉर्म में बहुत आगे जाया जा सकता है? हमारे पाकिस्तान में इतना बड़े नौजवान हैं जो बहुत अच्छे ट्रेन 2007 के बाद अभी ये जा रहा हूँ अगले महीने 23-24 जून को वर्ल्ड टूर्नामेंट है जापान में। अमेजिंग, बेस्ट ऑफ लक। तो तैयारी पूरी है इंशाल्लाह। अच्छा, आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ आपके कुछ स्टूडेंट्स? नहीं, हमारी टीम जा रही है। टीम जा रही है। अच्छा, ये टीम होती है पूरी या 1-on-1 होता है? नहीं, टीम होती है, वेट कैटेगरी होती है। अच्छा, तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब ये ओपन वेट है इसमें। तो मुझे बताएं थोड़ा सा कि कैसे ज़िंदगी को अपने तब्दील करता है एक आम इंसान अगर ये फॉर्म ऑफ कराटे प्रैक्टिस करनी है? क्या कुछ डाइट में भी चेंज आना चाहिए और कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? क्या डिसिप्लिन होता है इसमें? डाइट तो इसमें कोई नहीं है, डाइट जो भी मर्जी लें, कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें, इसमें कोई नहीं है कि लाजमी नहीं है कि ये चीज़ खानी है। ये जी। अच्छा, ठीक है। इसमें इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हर चीज़ अपने टाइम पे। ठीक है, लेकिन कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है अगर आपने? अभी मैं रोज़ाना 3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। रोज़ाना 3 घंटे? उसके अलावा कुछ और भी करते होंगे, कोई रनिंग, कोई स्टेमिना के लिए? सब चीज़ें होती हैं इसमें। रनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग साथ करता हूँ, पावर ट्रेनिंग के। चलें जी, अभी मज़ीद इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। मुज्तबा आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू, बड़ी पेशेंटली सबकी बातों से क्या आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं? आप जानते हैं लोगों को? पहले मुलाकात है आपकी राजा आमिर साहब से या परवीन सईद साहिबा से? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है अपना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस शो में बैठ के जो है। हाँ। और जो है कि मुख्तलिफ हम शोबों से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करें। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैं तो एक टाइम से काफ़ी दूर था, पाकिस्तान से बाहर था, तो अच्छा जी। कहाँ थे आप? मैं अभी रिसेंटली मास्टर्स करके आया हूँ इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और मुझे जो है यूथ टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का भी अवार्ड मिला। तो मेरी जो सबसे पहली जो पहचान थी वो पाकिस्तान से, वो 8 साल की उम्र में पाकिस्तान एटम बम जो हम बनाते हैं 28 मई, वो यौम तकबीर से मेरी पहचान उठी। 28 मई को एटम बम क्रिएट बेसिकली सामने लाया गया, ठीक है। और आप 8 साल के थे जब एक कंपटीशन था कि इसके लिए एक दिन का नाम जो है वो डिसाइड किया जाए। बिल्कुल, राइट। अच्छा, तो यौम तकबीर जो आपने नाम सजेस्ट किया, ये कैसे आपके जहन में, क्या सोच के आपने ये नाम रखा? देखिए, यौम तकबीर जो वर्ड मेरे जहन में इस तरह है कि जैसे नारे तकबीर लगता है, एक बुलंद आवाज़ होती है, एक जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से। तो मैंने ये सोचते हुए इस नाम को लिख के भेज दिया। तो मुझे तो ये यकीन 8 साल की उम्र में भेज दिया, तो मुझे तो इस चीज़ का बिलीव भी नहीं था, यकीन भी नहीं था कि एक नाम मेरा जो है वो ये तजवीज़ कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही कम उम्र में मुझे इस चीज़ से नवाजा। बिल्कुल। और जो है बड़ी खुशी हुई कि जो है कहते हैं इस हवाले से मुझे लोग जानते। और इंटरनेशनली जब मैं गया तो मैं आपको एक बात ज़रूर शेयर करूँगा। वहाँ पे एक प्रोग्राम में मैं बैठा था तकरीबन, जिसमें मुझे अवार्ड मिला यूथ टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का। उसमें यानी अच्छा, यूथ टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड एक कंपटीशन था
अच्छा, तो उसके अंदर किस तरह की एंट्रीज थी, थोड़ा सा बताइए। उसमें जो है ना मेरी काफ़ी जैसे समाजी खिदमात रही है। मैंने पाकिस्तान में भी डिसेबल्स के लिए, ब्लाइंड के हवाले से अर्थक्वेक आया, उस पर भी मैंने काम किया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड। तो ये वहाँ जाके प्रूव करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई, कुछ आपने अपनी जितना काम किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन भेजी थी? बिल्कुल, और इसमें सिलेक्शन इस तरह हुई थी कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 1947 की वो तस्वीरें लियाकत अली क़ायद आज़म के हवाले से, तो इस पे बड़ा अप्रिशिएट मुझे मिला। जो वो तस्वीरें क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वो ये तस्वीरें थी कि देखें इस टाइम जो हमारी यूथ है, जैसे एक 1947 की जो यूथ थी, जो क़ायद आज़म का एक ख्वाब था, तो वो यूथ थी और ये यूथ थी। मैं समझता हूँ इस यूथ में जज्बा बहुत है, तो इस यूथ को प्रमोट। अच्छा, आपको लगता है जज्बा है? बिल्कुल, सिर्फ पहली वाली यूथ में नहीं था। पहली वाली में भी बहुत जज्बा था और अब वाली यूथ में भी सेम वही जज्बा। आप तो पैदा ही नहीं हुए थे। बात ये कि ये जो है अपना इतना सर्च और डॉक्यूमेंट्रीज देखते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है। तो बात ये कि सिर्फ और सिर्फ यूथ को प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो तस्वीरें जो है क़ायद आज़म लियाकत अली खान की, वो ओरिजिनल तस्वीरें जो मैंने जमा की हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिशों से, वो तस्वीरें कि जो एक मैसेज दे रही है उस तस्वीरों के जरिए यूथ के ऊपर। जी, तस्वीरें आपने कहाँ से जमा की, उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट किया? अच्छा। इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की। तस्वीरों के लिए कुछ लोग थे अपना, हमारी एक आंटी थी और भी वो लोग थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मुझे आप दें तो मैं इस पर कुछ अपना मैसेज यूथ के हवाले से लेके चलूँगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जब मैंने कलेक्शन जमा की तो इंटरनेशनली मुझे वहाँ चैनल्स थे, CNN वगैरह, इंडियन चैनल्स वगैरह, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ किसी भी कंट्री की हिस्ट्री के हवाले से जो है ना मुझे बड़ा प्रमोशन मिला। इंटरनेशनली तो चलो उन्होंने रिकग्नाइज किया। जब आपने तस्वीरें जमा की और पाकिस्तान के अंदर आपने कोई जब एग्जीबिशन की तो क्या रिस्पॉन्स था यहाँ की यूथ का? यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यूथ के हवाले से। जो है बहुत से लोग ये थे कि जैसे अब ये यौम तकबीर का आज बहुत सारे लोगों को पता लगेगा यूथ के हवाले से कि वो जानते नहीं होंगे कि पाकिस्तान एटम बम का दिन कब बनाया जाता है, रिसेंटली आने वाला है। तो मैं हमारी नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि जो ये सेलिब्रेशन होती है, डेज होते 14 अगस्त जैसे 28 मई, ये ऑन हिस्ट्री में नाम है। बिल्कुल। अच्छा मुस्तफा साहब, ब्रेक लेनी है, एक पॉइंट पे ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। बहुत सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, आप और मज़ीद हमें बताएंगे इसके बारे में। नाज़रीन ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे। एक दफ़ा फिर नंबर बता दूँ 021322700861। ब्रेक लीजिए और वापस आइए। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और जो आप मेरी गोद में ये एक ब्यूटीफुल सी थिक सी बुक देख रहे हैं, ये बेसिकली जिमी एंजने साहब की ज़िंदगी के ऊपर मबनी है। इन रिसर्च ऑफ माय मास्टर माजरी हुसैन ने बेसिकली ये कंपाइल किया है आपकी मदद के साथ। और कौन कौन इस बुक के उसमें शामिल है? SM शायद, पब्लिशर परवेज इकबाल साहब। पब्लिशर परवेज इकबाल साहब। अच्छा, इस बुक में बेसिकली जिमी एंजने साहब की पूरी लाइफ का जर्नी, उनके सारा उनकी फ़िलासफ़ीज़, उनकी टेक्स्ट के साथ साथ इट्स बेसिकली ऑटोबायोग्राफी, नो बायोग्राफी, इट्स बेसिकली अ बायोग्राफी, राइट? अच्छा, और इनकी सारी पेंटिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं है, जैसे हमने कहा 2000 पेंटिंग्स तो फिटा नहीं सकती इसमें, कुछ पेंटिंग्स हैं इसमें। एंड ये बुक अवेलेबल कहाँ है जिमी एंजने साहब, थोड़ा सा बताइए। ये लिबर्टी बुक शॉप पे अच्छा, हर जगह है। और जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने काफ़ी हद तक ये बुक ले ली है। अच्छा, they have sent it all over the world. यूनाइटेड नेशन में भी 50 books have gone to United Nations. अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, विल टॉक अबाउट योर पेंटिंग इन अ बिट की डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग आपने कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है जो अडॉप्ट किया है। ऑयल पेंट्स भी हैं, देन आई सी एक्रिलिक्स, एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिज्म भी है, लैंडस्केप्स भी हैं, हर फॉर्म को आपने अडॉप्ट किया।
अच्छा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन अभी मुज्तबा की बातों को कंप्लीट करें हम कि आपने हमें बताना शुरू किया इंटरनेशनली जाके वो जो आपने एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो किस फॉर्म में प्रेजेंट की थी, कोई एग्जिबिशन थी वो या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्या था, थोड़ा सा बताइए। देखिए उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी। जब ये काम शुरू किया तो मुझे इंटरनेशनल सतह पे प्राइम मिनिस्टर जो डेविड कैमरन तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इस हवाले से, जो है ना बाकायदा लेटर वगैरह लिख के। बिल्कुल। और मेरी सबसे पहले तो सोच ये थी कि अपने वतन पाकिस्तान के हवाले से जितने भी हमारे पॉलिटिशियन यहाँ बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, तो वो एक थोड़ी सी मुझे कामयाबी वहाँ मिली। आप चाहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो? बिल्कुल, एक जगह पे, और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें और इस कंट्री की जो कायद आज़म का ख्वाब था जो वो दे के चले गए पाकिस्तान, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम उसको लेके चलें। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ख्वाब पूरा हो सकता है आपका? देखिए ख्वाब पूरा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जिस प्रोग्राम में बैठा था जिसमें मुझे अवार्ड मिला यू टैलेंट का, तो उसमें एक गैर मुल्की जो है ना पोलैंड से एक लड़की आई हुई थी जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन थी पाकिस्तान एटम बम के हवाले से, तो उसने जब मैं एटम बम की इन्फॉर्मेशन, हाँ इतनी, यानी इस हवाले से थी, यानी हिस्ट्री के हवाले से, हमारे मुल्क के बारे में उनको उसको क्या पता था? उसको इतना नहीं मालूम था, मगर कहते हैं जब कोई चीज़ जब फेमस होती है ना, जब आती है सामने, जैसे पाकिस्तान की एक पहचान बना एटम बम के हवाले से, तो बहुत सारी जगह थी जिसमें एक पाकिस्तान की पहचान बना। लेकिन आपको लगता है कि ये अच्छी पहचान है हमारी कि सिर्फ एटम बम का पता है लोगों को कि हमने वो बना लिया? देखिए पहचान तो खैर जो है असल होती है कि मेहनत हो और जज्बा हो, तो मैं समझता हूँ हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े टैलेंटेड अच्छे लोग हैं या हम बहुत ऑनेस्ट हैं या हार्ड वर्किंग हैं या कुछ और डेवलप कर रहे हैं किसी और सेक्टर में, या ये पहचान होनी चाहिए कि हमने एक ऐसी चीज़ बना ली जिससे मुड़ा सकते हैं? नहीं, ये तो खैर खतरनाक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि तरक्की के लिए जो भी काम हो, माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है। रिसेंटली एक बच्ची का इंतकाल हुआ आरफा रहीम का, तो ही शी इज़ अ टैलेंटेड, बहुत जो है आईटी के हवाले से जो है आरफा रहीम जो है, और बहुत सारे लोग हैं जो माशाल्लाह से इस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मैंने कोशिश की, अब देखिए मैं भी जब पाकिस्तान में था तो मुझे भी दिल बर्दाश्त होकर इस मुल्क से जाना पड़ा, इतना कुछ काम बर्दाश्त होके गए। हाँ, इस वजह से कि यहाँ पे कोई वो प्लेटफॉर्म, मगर जब मैं वहाँ गया हूँ और जिस तरह मुझे अप्रिशिएशन मिली वगैरह और जितना मुझे सपोर्ट मिली, मैं पूछना आपसे चाह रही थी। अभी डिटेल में बात करते हैं। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अबू बख्तर अंसारी सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ बेटे। सबसे पहले तो आपके पैनल को बहुत बहुत सलाम और रहमत पहुँचे। बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं एक तमाम हाजरीन को एक शेर से अपना मुद्दा बयान करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। तुम खिदरे राह बनो और इतना आगे बढ़ो, तुम खिदरे राह बनो और इतना आगे बढ़ो, ये रास्ते तो क्या हैं मंजिल तुझे पुकारे। बरखुरदार मुज्तबा के बारे में खसूसी तौर पे दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अपनी हिफाजत खास में रखे। और मुहतरमा आप जो अपना प्रोग्राम पेश करती हैं सुबह के मियार के मुताबिक होता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, आप और कोई मॉर्निंग शोज देखते हैं किसी चैनल के? मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे दुनिया टीवी का और आपका प्रोग्राम सुबह का अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू। सही बात यह है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सुबह के होते हैं, उनके अंदर वो सुबह वाली बात नहीं, ना ही कोई ऐसा पैगाम है हमारी रात वाली बात मिशन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा मौजूद लेके आते हैं जिसमें तहकीक भी है, इल्म व बसीरत भी है और आगाही भी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी आप बेटे खिदमत कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने इस मियार पर कायम रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम दे रही हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की से। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जी हमारी आवाम जो है वो तो बस हल्ला गुल्ला और नाच गाना देखना चाहती है। शाम तक एक ही बात सुनते हैं, मायूसी मायूसी। कोई भी चैनल ऐसी बातें नहीं कर रहा जो हमारा असल बेस है, हमारी असल बुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बरखुरदार ने एक यौम तकबीर का नाम दिया, ये एक अजीम क़यामत तक कायम रहने वाली बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बरखुरदार को और इल्म और रोशनी मुनव्वर करे। एक जाते हुए एक शेर सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बेखौफ तमन्ना दुनिया में, बेखौफ तमन्ना दुनिया में कब अहले हुनर का काम चला, बेखौफ तमन्ना दुनिया में कब अहले हुनर का काम चला, 100 दीप बुझे अरमानों के तब एक हुनर का दीप चला। इसी पर इजाजत चाहूंगा बेटे, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज जी। वाह कितनी अच्छी, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, इतनी अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में भी प्रोग्राम देखा जा रहा है और
लोग बैठ के ऑब्वियसली सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अवेयरनेस, यही मकसद है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को रीच आउट कर सकें, उनको इंस्पायर कर सकें और कुछ नॉलेज में इजाफा हो जाए, कुछ उनमें भी जज्बा पैदा हो कुछ करने का। तो अगर ये मकसद चंद लोगों में भी पूरा हो जाए हमारा, तो आई थिंक हम कामयाब हो जाएंगे अपनी मिशन में। जी मुज्तबा, कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले तो भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा इतना उन्होंने अप्रिशिएट मुझे किया। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये सारी चीज़ें अचीवमेंट स्टार्ट की तो मैं बिल्कुल अकेला था, मुझे कोई अच्छा, आपकी अभी एज क्या है? अभी रिसेंटली जस्ट मेरी 21 है। 21? या ये 8 साल की उम्र में मैंने यौम तकबीर का नाम रखा था। 21 साल के हैं ये, वाह। अच्छा, तो आप मास्टर्स के लिए कब गए? मास्टर्स के लिए तो 22 साल के बाद जाते हैं। रिसेंटली जो है मैंने जब ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की ग्रेजुएशन, तो उसमें स्पेशल स्कॉलरशिप जो मुझे मिली थी उस पर मैंने इस चीज़ को वो करते हुए वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई, तो मुझे ये अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली। दैट्स अमेजिंग। और किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स? मैंने इसमें किया MBA जो है, बिजनेस प्लस मार्केटिंग। बिजनेस और मार्केटिंग में आपने मास्टर्स किया है। अच्छा, तो उसको किस तरह कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? ये जो है मेरी एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, जो है ना, ये जो है इस हवाले से जो ये एक मेरा शौक था IT के साथ साथ कि मैं कुछ अपने एक इंटरनेशनली डिग्री लूँ जो अच्छा, है। अच्छा। तो वो चीज़ें थी। जब मैं बात ये बताऊँ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा डिस्कस मैं करूँगा। जब पाकिस्तान में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो वो चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ जो होता है ना, पहचान वगैरह। किस चीज़ का करियर आपने स्टार्ट किया? आप कह रहे हैं आप तो अभी पढ़ के आए हैं ना? अच्छा। कैरियर से मुराद ये कि बहुत कम एज में मैंने जब सामाजिक काम शुरू किया था मुल्क की खिदमत के हवाले से, सोशल वर्क शुरू किया, उसमें जो है ना डिसेबल्स हो गए, ब्लाइंड हो गए, जिसमें मैं उन लोगों के घरों में जाता था कि जहाँ पे अगर कोई ब्लाइंड बच्चा पैदा होता है या डिसेबल और वो उस बच्चे को छुपा के रखते हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देता कि ये वो बच्चा है कि जो मुल्क का कल को एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखें इंग्लैंड में जिस तरह मैं देखता हूँ डिसेबल्स को जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्टें मिलती हैं, बदकिस्मती से जो है ना हमारे इस मुल्क में जो है ना बहुत सारी NGO सेक्टर खुल गए। तो आप मुझे बताइए जिमी इंजीनियर के साथ, क्योंकि वो भी इसी जो आप इस तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं उससे कनेक्टेड हैं, इनके साथ कभी आपने मिलके कुछ किया? जितने प्रोग्राम्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, कभी आपका इंटरेक्शन हुआ इनके साथ? माशाल्लाह से खिदमात है इनकी। ये एक इन्होंने प्रोग्राम अडारियो में किया था, मैडम गुसिया खान, उसमें मैं भी था। वो अच्छा, डबल विकेट टूर्नामेंट जो है अडारियो से ही आए हुए थे बच्चे हमारे। जी, अडारियो के बच्चे वगैरह। तो मेरी भी खुद ये ब्लाइंड के हवाले से एज मैं सब सिलेक्शन चेयरमैन रहा, मैनेजर हूँ। जो पाकिस्तान आपको पता है ब्लाइंड के 2 वर्ल्ड कप जीता है, ये एक नई चीज़ होगी कि और जो माजूर अफराद है उन्होंने माशाल्लाह से इतना नाम रोशन किया। और जो ब्लाइंड है इसमें ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ियाँ बना रहे हैं और काफ़ी टैलेंट है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान से जब मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मुझे वो क्या कहते हैं एक स्टेप लेते हुए बाहर जाना पड़ा। और जितनी इज्जत और पज़राई मुझे इस मुल्क में मिली, बाकी पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में मिली, वो यहाँ नहीं मिली। मगर अभी भी मैं ये तमाम चीज़ें सोच के वापस अपने वतन में आया हूँ कि अभी भी मैंने जो एक चीज़ सोची है, एक इदारा मैंने बनाया वॉइस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो चुका है नाजरीन, क्या करें, न्यूज़ भी आनी होती है और रिलेट नहीं हो सकती। तो आप जाके देखिए न्यूज़ और मायूस ना होइएगा अगर कोई आपने बुरी खबर सुनी। हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। वील बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। ये वक्त है मेरा।